नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किए गए पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे। चंपारण के साथ साथ अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा आंदोलन के विषय में भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के क्लास से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे निश्चित रूप से मिलेंगे जो अभी तक आपने डिस्कस नहीं किए होंगे और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। आइए देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि चंपारण नामक स्थान से यह सबसे पहले आरंभ हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया चंपारण आंदोलन। लेकिन चूंकि यह नील की खेती के लिए हुआ था, इसलिए ये नहीं बोलेंगे कि चंपारण में सबसे पहले नील की खेती हुई थी। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिमाग को घुमा देंगे। भारत में पहला किसान आंदोलन चंपारण नहीं था, इससे पहले भी हुए थे। भारत में नील की खेती 1917 के चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, इससे पहले भी भारत में नील की खेती हो रही थी। भारत में नील की फैक्ट्री कहाँ लगी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण का कभी नाम नहीं सुने थे, कभी डिस्कस नहीं हुआ था, ये कभी जानते नहीं थे, है ना। इसी सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उनको चंपारण के विषय में जानकारी मिली थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि चंपारण क्या है। तो यह बिहार का मैप है। बिहार में नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इन चारों के बीच देखा जाए तो ये कोना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, दो चंपारण हमारा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यह 1971 तक सिर्फ चंपारण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये चंपारण था और 1972 में इसका विभाजन हो गया। ठीक है, 1972 में इसका विभाजन हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किसमें था या किसमें हुआ था, तो आंसर बोलेंगे हम लोग पूर्वी चंपारण। ठीक है, और पूर्वी चंपारण ही हमारा सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कि चंपारण आंदोलन में क्या क्या फैक्ट्स आपको डिस्कस करने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे कि महात्मा गांधी का संबंध इससे है, तो राजकुमार शुक्ल से मिलना, महात्मा गांधी को बिहार में बुलाना। ठीक है, महात्मा गांधी का अंग्रेजी सरकार के द्वारा विरोध करना, आंदोलन का अपने शिखर पे या चरम पर पहुंचना और लास्ट में इस आंदोलन का आउटपुट या प्रभाव दिखाई देना, यानी कि तीन कठिया प्रणाली का खात्मा होना। देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ था। तो बोलेंगे कि इसके दो कारण थे। ठीक है, पहला कारण, इसके दो कारण थे, एक कारण था और एक मूल कारण था। ठीक है, कारण में क्या है, तो सर नील है, कारण में नील है और मूल कारण में है तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली। तो सबसे पहले जानना है कि कारण क्या है। तो नील क्या है, नील उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या इक्वेटोरियल रीजन में उपजाए जाने वाला एक व्यापारिक फसल है या यह कमर्शियल क्रॉप्स है, जिससे वस्त्र की रंगाई के लिए नील पैदा किया जाता है और यह नील यूरोपीय क्षेत्र में बहुत डिमांडेबल था। ठीक है, नील क्या है, रंग प्रदान करता है ना, कपड़ा रंगाई। उसके बाद देखेंगे कि दूसरा कारण क्या था, टैक्स में भेदभाव। टैक्स में भेदभाव, तो टैक्स में भेदभाव कैसे था, ऊंचे किसानों को या ऊंची जाति के किसानों को कम टैक्स देना पड़ता था और नीची जाति के किसानों को अधिक टैक्स देना पड़ता था। यह भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, अब बोलेंगे नील का
व्यापारिक नाम या व्यवसायिक नाम क्या है ना। नील का व्यापारिक, व्यवसायिक या इसको तीसरा बोल सकते हैं वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बोलेंगे इंडिगोफेरा, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि भारत में नील का शुरुआत कब से माना जाता है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, भारत में नील की शुरुआत कब हुई या भारत में नील कहाँ से आरंभ हुआ, तो बोलेंगे भारत में नील की पहली खेती बंगाल से आरंभ हुई। ठीक है, खेती प्रारंभ कहाँ हुई, खेती आरंभ हुई बंगाल से। ठीक है, और बंगाल के बाद यह बिहार में आया। ठीक है, देखिएगा कि बंगाल में 1859 से 62 के बीच बंगाल में नील का विद्रोह हुआ था, जिसे सरकार ने दबा दिया था। अब क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है, किस सदी में भारत में पहली बार नील की खेती हुई, तो बोलेंगे 1859 यानी कि 19वीं सदी। और अगर पीरियड पूछेगा 1859 से 1862, और इसी समय 1860 में नील दर्पण नामक एक बुक लिखा गया था दीनबंधु मित्रा के नाम। दीनबंधु मित्रा नामक व्यक्ति ने एक नील दर्पण नामक पुस्तक लिखा और इस पुस्तक में नीलहों किसानों की स्थिति का जिक्र किया। इस आंदोलन को बहुत बुरी तरह से दबा दिया गया था। फिर से क्वेश्चन आता है, क्या भारत में, चूंकि यह किसान थे, क्या भारत में किसान यह पहला आंदोलन था? नहीं सर, इससे पहले भी किसान के आंदोलन हो चुके थे। तो पहला क्वेश्चन आएगा फिर कि भारत में किसान आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, किसान आंदोलन अगर चंपारण है और ये ऑप्शन रहेगा तो चंपारण हट जाएगा, कहेंगे 1905 से 8 के बीच। ठीक है, मोतिहारी और बेतिया में, मोतिहारी प्लस बेतिया में किसान आंदोलन हुआ था और इसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बुरी तरह दबा दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, देखेंगे कि बिहार में 20 कट्ठा पर 1 बीघा होता है। ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर, 1 बीघा होता है। तो यहां नियम था कि प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। प्रत्येक 20 कट्ठा या 1 बीघा में 3 कट्ठा, यानी कि इसको अगर 2 एकल से 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 20 25 100 5 पर कट जाएगा, यानी कि 15%। यानी कि प्रत्येक 1 बीघा जमीन या 20 कट्ठा जमीन के 15% भूभाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। और यह सबसे बड़ा मूल कारण बना चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को आरंभ करने का। ठीक है, और इस आंदोलन को शुरुआत करने का श्रेय जाता है किसको? राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति को। राजकुमार शुक्ल ये बहुत बड़े किसान और प्रभावशाली व्यक्ति थे। इन्होंने सोचा कि इस प्रणाली को खत्म करने के लिए नेताओं से सहारा या बड़े बड़े लोगों से सहारा लेना चाहिए। और इस समय महात्मा गांधी का सिक्का काफी उछला हुआ था, उनका नाम उछला हुआ था। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं और भारत भ्रमण करने का प्रयास करते रहते हैं ताकि लोगों का माहौल या लोगों का मूड समझा जाए, किसान की स्थिति समझा जाए। ठीक है, इसी समय राजकुमार शुक्ल जाते हैं महात्मा गांधी से मिलने के लिए। ठीक है, शुरुआत कैसे होती है या फर्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, तो बोलेंगे शुरुआत राजकुमार शुक्ल ने की। राजकुमार शुक्ल, इसमें आपको क्या करना है, एक प्रक्रिया को दिमाग में फ्रेम कर लेना है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या है, याद करना। राजकुमार शुक्ल 2 व्यक्तियों को बुलाने का प्रयास करते हैं, जिसमें से जो आ जाए। सबसे पहले जिक्र आता है तिलक का।
बाल गंगाधर तिलक को बुलाना चाहते थे, या इसके बाद नाम आया किसका भाई, महात्मा गांधी का। तो बोलेंगे राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी के पास जाते हैं और इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने महात्मा गांधी को बुलाने का सुझाव राजकुमार शुक्ल को दिया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रक्रिया समझना, प्रोसेस कि क्या क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि शुरुआत कहां से होती है, तो बोलेंगे लखनऊ। उसके बाद लखनऊ के बाद क्या आता है, कानपुर। कानपुर के बाद साबरमती। साबरमती के बाद कलकत्ता। कलकत्ता के बाद पटना। पटना के बाद मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण। ठीक है, ये आपको फ्रेम कर लेना है, आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में गलती नहीं होगा। ठीक है, लखनऊ, कानपुर, साबरमती, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर, चंपारण। होता क्या है कि देखेंगे कि 1916 में 31वां INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी आते हैं और इसी आंदोलन में राजकुमार शुक्ल भी आते हैं, और आकर के सबसे पहले गांधी जी से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि आप थोड़ा सा एक बार चंपारण चला कीजिए और वहां पर थोड़ा किसानों से मिल करके हमारी समस्या के निराकरण करने में मदद कीजिए। महात्मा गांधी डायरेक्ट मना कर देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने सुझाव दिया था कि कम से कम 2-3 साल देश भ्रमण करो, देश और जनता का मिजाज भांपने का प्रयास करो, तब राजनीति में आना। तो वो इंटरेस्टेड नहीं हुए, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, यानी कि यहाँ पर प्रयास असफल रहा। राजकुमार शुक्ल यहाँ से हार नहीं मानते हैं और फिर पहुंचते हैं कानपुर। ठीक है, और कानपुर में आकर के फिर से मिलते हैं और फिर से उनको निराशा हाथ लगी। महात्मा गांधी ने फिर से मना कर दिया, हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तीसरी बार महात्मा गांधी से मिलने के लिए वो साबरमती आश्रम पहुंच जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, साबरमती आश्रम पहुंचते हैं। साबरमती आश्रम में जाकर के फिर से रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर फिर से क्या बोलते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी का दिया गया सिफारिश काम आता है। ठीक है, महात्मा गांधी यहाँ से बोलते हैं यार तुमने हमें तंग कर दिया है, जाओ हम समय निकाल करके एक बार जरूर मिलने आएंगे, पर गारंटी नहीं दे रहे कब आएंगे। लेकिन जिद जब किया इन्होंने, शुक्ल ने, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कलकत्ता दौरा है मेरा, है ना, कलकत्ता दौरा से अप्रैल में मेरा कलकत्ता का दौरा है, दौरे से लौटते समय तुम हमको आ करके कलकत्ता से लिया जाना, हम देखे नहीं है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी इससे पहले चंपारण का कभी नाम नहीं सुने थे। ठीक है, ये पहली बार था और शुक्ल से ही उन्होंने चंपारण का नाम सुना। ठीक है, तो 7 अप्रैल को महात्मा गांधी साबरमती से कलकत्ता दौरे पर निकलते हैं। ठीक है, और चूंकि किनको, राजकुमार शुक्ल को बोला गया था, है ना, कि आप आके लिया जाइएगा, वो समय से पहले आकर कलकत्ता में बैठे हुए थे। ठीक है, कलकत्ता से लौटते हुए देखिएगा 10 अप्रैल को वो पटना लेके गांधी जी को पहुंचते हैं। ठीक है, और पटना से मुजफ्फरपुर आते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर आते हैं जब, तो यहां पर देखिएगा जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद से इनकी मुलाकात होती है, या कह सकते हैं ये दोनों नेता इनको पिकअप करते हैं या इनसे मिलने जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी के साथ कौन आए थे चंपारण, तो चूंकि यहाँ मिल गए थे तो जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद दोनों वहां से मिलने जाते हैं। ठीक है, और
15 अप्रैल को चंपारण पहुंचते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, और चंपारण में आकर के चूंकि आएंगे तो निश्चित रूप से रोड पे तरह के काम करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के यहाँ रुकेंगे। तो क्वेश्चन आता है किस व्यक्ति के यहाँ रुके थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारा फेमस क्वेश्चन है। बाबू गोरख प्रसाद, ये पेशे से एडवोकेट या वकील रहते हैं, और महात्मा गांधी आकर के, चूंकि वो भी वकील थे तो वकील के साथ रहने में दिक्कत नहीं था, आके यहाँ रहे और यहीं से रह करके क्या बोलते हैं, बिहार का भ्रमण करना था, चंपारण का भ्रमण करना था, किसानों के विषय में जानना था, और तब योजना बनाना था कि कैसे इससे मुक्ति पाया जाए। ठीक है, आप देखते हैं कि महात्मा गांधी का यहाँ पर विरोध भी होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने आए हैं, बागान या क्या कहते हैं नील की खेती करने वाले बागान मालिकों से लड़ने आए हैं, तो महात्मा गांधी का विरोध होना स्वाभाविक है। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का विरोध किसने किया और विरोध में क्या घटना घटी। ठीक है, तो देखिएगा महात्मा गांधी को जान से मारने का भी प्रयास किया गया था। तो विरोध कौन करेगा, तो बोलेंगे अंग्रेज अधिकारी, या कह सकते हैं सुप्रिटेंडेंट, ठीक है, या कह सकते हैं बागान प्रबंधक। ठीक है, तो देखिएगा बागान प्रबंधक प्लस जमींदार। ठीक है, बागान प्रबंधक और जमींदार इन दोनों ने मिल करके क्या किया, तो गांधी को दूध में जहर देकर जान से मारने का प्रयास किया। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी को इस आंदोलन के विषय में जानकारी लेना था, तो बागान मालिक से भी मिले, जमींदारों से मिले, और इस मीटिंग के दौरान जब गए थे तो सारे बागान प्रबंधकों ने और जमींदारों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना महात्मा गांधी को ही मार दिया जाए, टेंशन खत्म हो जाएगा। तो इस क्रम में क्या हुआ कि अपने रसोइये क्या नाम था, बत्तख मियाँ, ये रसोइया या कुक। ठीक है, इसको बोला गया कि तुम दूध में जहर डाल देना। इसने भी सोचा कि अगर अभी मना करते हैं तो मुझे निकाल दिया जाएगा, मेरे जगह पर कोई आएगा तो वो मार सकता है। तो उसने कहा कि ठीक है हम कर देंगे, है ना। लेकिन ऐन वक्त पर वो ईमानदार निकला, उसने कहा, सोचा कि इतने अच्छे व्यक्ति हैं, यहाँ के किसानों के लिए अपना जान की बाजी लड़ा रहे हैं, हम उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। उन्होंने दूध में जहर नहीं डाला। बाद में बत्तख मियाँ को क्या बोलते हैं, पनिशमेंट के तहत पर नौकरी से भी निकाल दिया गया। क्वेश्चन आता है कि किसने दूध में जहर देने का प्रयास किया, तो बागान प्रबंधकों ने, जमींदारों ने, और किसने इनकी जान बचाई, तो बत्तख मियाँ नाम के एक कुक या रसोइये ने। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि महात्मा गांधी गांव गांव भ्रमण करते हैं, गांव गांव भ्रमण कर जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जानकारी निकाल करके ये किसानों से मिल करके योजना बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता, सहयोगी या विभूति कौन कौन थे। महात्मा गांधी अकेले वन मैन आर्मी नहीं थे कि सारा काम अकेले कर देंगे। महात्मा गांधी को बिहार के कुछ नेताओं का सहयोग भी चाहिए होता था और किसानों का सहयोग चाहिए होता था। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का सहयोग किन किन लोगों ने किया या किन किन व्यक्तियों ने किया। ठीक है, तो देखेंगे प्रमुख सहयोगी कौन कौन है। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रिज किशोर प्रसाद। उसके बाद देखेंगे महादेव देसाई। तीसरा में देखेंगे राजेंद्र प्रसाद।
चौथा में देखेंगे नरहरि पारिख, नरहरि पारिख। पांचवा में देखेंगे अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। छठा में देखेंगे जेबी कृपलानी, और लास्ट में सातवां में देखेंगे पीर मोहम्मद म्यूनिस, पीर मोहम्मद मुनीस। ये 7 प्रमुख लोग थे, हालांकि इसके अलावे भी 1-2 नाम मिलते हैं, पर ये 7 प्रमुख थे। इनसे क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन हमेशा देगा कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी कौन रहे, तो बृज किशोर प्रसाद। क्या बोलेंगे? बृज किशोर प्रसाद। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि ये महादेव देसाई कौन है, तो सर महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव रहते हैं। ठीक है। महादेव देसाई कौन है? महात्मा गांधी के सचिव। और कहाँ से बने? तो गुजरात से ही, यानी गुजरात से साथ ही आए थे इनके। ठीक है। तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, यह बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ये कॉमन क्वेश्चन है, सारे लोगों को पता होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नरहरि पारिख, ये भी बिहार के प्रमुख व्यक्ति थे, है ना। उसके बाद देखते हैं अनुग्रह नारायण सिंह या श्री अनुग्रह नारायण सिंह। इनसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि यह बिहार के सबसे अच्छे नेताओं या बड़े नेताओं में से एक थे, इसीलिए इनको बिहार की विभूति यानी कि बिहार विभूति कहा गया है। ठीक है। साथ ही साथ ये फर्स्ट सीएम भी थे, सॉरी वाइस सीएम, पहले उप मुख्यमंत्री। साथ ही साथ ये श्रम मंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी कुछ समय के लिए बने थे। ठीक है। जब फर्स्ट वाइस सीएम का यानी कि उप मुख्यमंत्री का जिक्र आएगा तो मुख्यमंत्री का भी जिक्र आएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो क्या बोलेंगे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ये सीएम थे, फर्स्ट सीएम। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी को सबसे पहले पिकअप करने वाले व्यक्ति, और लास्ट में देखेंगे पीर मोहम्मद मुनीस, है ना। तो पीर मोहम्मद मुनीस किस लिए चर्चित हैं, तो यह एक पत्रकार थे, ध्यान देना है, यह एक पत्रकार थे। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि किस अखबार में पत्रकार थे, तो बोलेंगे ये प्रताप नामक अखबार में यह व्यक्ति एक क्या बोलते हैं पत्रकार के रूप में काम करते हैं। पेशा क्या था इनका, तो पेशा ये इंग्लिश के टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे, है ना। और 1913 में देखिएगा, 1913 में इन्होंने 1913 में इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिल करके इन्होंने नील के किसानों के संबंध में बहुत सारे लेख लिखे थे, है ना। तो इससे बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे पीर मोहम्मद से। पहला क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा व्यक्ति एक पत्रकार था, तो आंसर क्या होगा? पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद पेशे से क्या थे, तो इंग्लिश के टीचर थे। और इंग्लिश टीचर कहाँ थे, तो सर बेतिया में। क्या बोलेंगे? बेतिया में। ठीक है। इन्होंने किनके साथ प्रताप नामक अखबार में काम किया, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये गणेश शंकर विद्यार्थी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राजकुमार शुक्ल को महात्मा गांधी से बात करने या महात्मा गांधी को बिहार लाने के लिए सुझाव दिया था। ठीक है। वास्तव में महात्मा गांधी का बुलाने का इनका डायरेक्ट व्यू नहीं था, ये पहले राजकुमार शुक्ल तिलक या बिहार में बुलाना चाहते थे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी कि
अंतिम रूप से निष्कर्ष क्या निकला? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में क्या निष्कर्ष निकलता, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बोलेंगे महात्मा गांधी की जीत होती है, गांधी की जीत गए। ठीक है, तो क्या किया गया? सबसे पहले एक जांच कमेटी बनाई गई, जांच कमेटी बनी, गांधी जी इसके सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दूसरा में क्या प्रभाव आया। बोलेंगे चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, चंपारण कृषि अधिनियम 4 अप्रैल 1918 को पारित हुआ। ठीक है, और इसमें क्या व्यवस्था किया गया कि 3 कठिया प्रणाली समाप्त हो जाएगी। तीसरा उपलब्धि तीन कठिया प्रणाली समाप्त हुई। उसके बाद चौथा देखेंगे गांधी जी का कद काफी बढ़ गया। महात्मा गांधी इस आंदोलन में विजेता बनने के साथ साथ भारत में सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। उनका जोश काफी हाई था और वे किसानों का सहयोग प्राप्त कर और उनकी एकता देखकर ये उम्मीद करने लगे कि भविष्य में कई आंदोलन खड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि 25% मुआवजा राशि लौटाने को तैयार हुए, लौटाने को तैयार, यानी कि बागान मालिक जितने दिन तक इन्होंने जो इनका पैसा हड़पा था उसका 25% वापस करने को तैयार हो गए। ठीक है, और देखेंगे और सबसे लास्ट बार क्या डेवलपमेंट हुआ कि चूंकि 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ था और अभी 2025 का पीरियड है, तो 2017 में 100 साल होने पर 3 डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का निष्कर्ष या आउटपुट निकला, या यूं कह सकते हैं कि इसका प्रभाव था। ठीक है, कि भविष्य की अब बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल का रास्ता क्लियर हो गया। ठीक है,